हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आतंक के जवाब में ग्वादर पर भी गिरा सकते हैं बम। बताएंगे दोस्तों किसने ये इतना बड़ा दावा किया है भारत को लेकर, और साथ ही साथ बड़ी खबर बताएंगे जहां पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब के 9 अफसरों पर गिरी गाज, और साथ ही बताएंगे जहां कश्मीर में आतंक पर कसा शिकंजा। बताएंगे कैसे। साथ ही दोस्तों अब चीनी माल पर भारत की स्ट्राइक यूज एंड थ्रो को मात देने की बड़ी तैयारी, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां पैसा निकालने से पहले अपलोड करना होगा ये डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी, जरूरी खबरें बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत विश्व में सबसे बेहतर देश है दोस्तों, और भारतीय सेना भी सबसे नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आतंक के जवाब में ग्वादर पर भी गिरा सकते हैं बम। जी हाँ, अमेरिका की एक रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा किया गया है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान से होने वाली नापाक हरकतों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दे सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवाद के जवाब में भारत उसके ग्वादर पर बमबारी भी कर सकता है। जी हां, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने हाल में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछली सरकारों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी भड़काऊ हरकत के जवाब में भारत अपनी मिलिट्री को उतार सकता है। बता दें कि ये रिपोर्ट अमेरिकी संसद में एनुअल थ्रेट असेसमेंट यानी बाहरी खतरों के सालाना आकलन पर आधारित थी। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच तनाव से कश्मीर में हिंसा और भारत में आतंकी हमला होता है तो दोनों देशों के बीच स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। तो वहीं इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद विदेश मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मुक्तेदर खान ने एक शो में कहा है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ वाकई मिलिट्री एक्शन ले सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय रही है। यदि आतंकवाद नियंत्रण से बाहर रहेगा तो भारत के मिलिट्री एक्शन लेने की संभावना काफी अधिक होंगी। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार बात यहां तक पहुंच सकती है कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट निशाना बनाया जा सकता है। यदि भारत ग्वादर पोर्ट में कुछ करता है तो चीन भी भड़क सकता है, क्योंकि चीन वहां निवेश कर रहा है। चीन का वहां कई प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का अरब सागर से लगता हुआ ठिकाना है और माना जाता है कि यहाँ भारत विरोधी गतिविधियां भी संचालित होती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा जो ये दावा किया गया है दोस्तों, आप इसको कितने हद तक सही मानते हैं कि पाकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त ना करते हुए आतंक के जवाब में भारत ग्वादर पर भी गिरा सकते हैं बम। देखते हैं दोस्तों हमारी भारत की जनता की इस पर क्या निजी राय है, क्या कहते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई इस गंभीर मुद्दे में अपना मधुर राय रख सके। दोस्तों साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहाँ पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला, जिसमें पंजाब के 9 अफसरों पर गिरा गाज। बता दें पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। उस मामले में अब 9 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। विस्तृत जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। असल में पिछले साल जब पीएम मोदी पंजाब के दौरान चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तब किसानों ने उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया था। उसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था। 20 मिनट के करीब प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा था। तब की चन्नी सरकार ने दावा किया था कि एन वक्त पर पीएम का रूट बदल दिया गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे। अब उसी मामले में 9 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि उस समय के चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी, पंजाब डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, एसएसपी हरमनदीप सिंह और तब के डिप्टी आईजी सुरजीत सिंह को दोषी पाया गया है। बड़ी बात दोस्तों यह है कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने की थी। और 6 महीने पहले जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेशकश की थी, जिसमें राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी से लेकर ये सारे जिम्मेदार ठहराए गए। बहरहाल दोस्तों अब इन 9 पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस अफसरों पर जो ये गाज गिरी है दोस्तों, क्या ये पर्याप्त है मोदी जी की सुरक्षा के चूक को लेकर दोस्तों, या फिर इसमें और गहरी जांच की जानी चाहिए? आप क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों
लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा, ताकि आपकी दुआएं मोदी जी को लगती रहें और ऐसा ही देश तरक्की करता रहे। अपना चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कश्मीर में आतंक पर कसा शिकंजा, 300 से ज्यादा आतंकियों और उनके समर्थकों की संपत्ति को कर लिया गया अटैच। जी हां, कश्मीर पर आतंक पर शिकंजा कसते हुए अभी तक 300 से ज्यादा आतंकियों और उनके समर्थकों की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। आतंकियों के साथ साथ जमाते इस्लामी और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी के अलावा आलोमार मुजाहिदीन के चीफ कमांडर मुश्ताक जरगर उर्फ लतराम हिज्ब के टॉप ऑपरेशनल कमांडर बशीर अहमद, श्रीनगर के हुर्रियत ऑफिस पर भी कार्रवाई हुई है। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर में एनआईए और एसआईए ने आतंकवाद और अलगाववादियों पर शिकंजा कसते हुए अब तक 400 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। इसमें 170 से अधिक प्रॉपर्टीज सक्रिय आतंकी संगठनों में शामिल आतंकियों की है। इसके अलावा अलगाववादी नेताओं, जमाते इस्लामी और आतंकियों की मदद करने वाले भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इनमें कई बड़े अलगाववादी नेता और टॉप मिलिटेंट कमांडर्स का भी नाम शामिल है। 170 से ज्यादा सक्रिय आतंकियों में सबसे ज्यादा 118 आतंकी डोडा इलाके से हैं, 36 किश्तवाड़ से हैं, 14 राजौरी पुंछ में और बाकी श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा से। ऐसे में दोस्तों इसके अलावा आतंकियों की मदद और उन्हें शरण देने के आरोप में श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगांव में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्जनों प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। ऐसे में कमेंट में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखिएगा, जिस प्रकार से आतंकियों के साथ बिल्कुल सटीक कदम उठाए जा रहे हैं बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तानी पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पर पहुंची पुलिस। जी हां, और मरियम नवाज ने भी दे दी इनको ये बड़ी धमकी। जी हां, लाठी, डंडे, आंसू गैस और पत्थरबाजी। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले लाहौर की सड़कों पर मचा भारी बवाल। बता दें पाकिस्तान की राजनीति में इस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके निवास पर पहुंच चुकी है, लेकिन समर्थकों ने भारी भीड़ जुटा करके बवाल काटना शुरू कर दिया है। समर्थकों ने लाठी डंडों के जरिए पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश की है, तो वहीं पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान पर एक महिला जज को धमकाने और तोशाखाना मामले में अदालत के समक्ष पेश न होने को लेकर 2 गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। उसी वजह से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लंबे समय से लटक रही है। परसों तो हेलीकॉप्टर के जरिए ही इस्लामाबाद पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से इमरान अपने घर से भी निकल गए और सीधे एक रैली को संबोधित करने चले गए। समर्थकों के हुजूम के बीच पूर्व पीएम को पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। अब ऐसे में फिर एक बार पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इमरान को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस के रास्ते रोक दिए हैं। कई नौजवान हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हो गए हैं। इस समर्थन पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अगर कोई भी पुलिस का जवान घायल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। इस समय दोनों पुलिस और समर्थक आमने सामने खड़े हैं। बड़ी हिंसा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों इमरान खान ने पुलिस एक्शन पर क्या बोला वो भी हम आपको सुनाते हैं। इमरान खान ने अपने समर्थकों को बाहर आने के लिए कहा है। उन्होंने बोला कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, इन्हें लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद ये कौम सो जाएगी, वो सब देख रही है। केस की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में जिला अदालत की सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी दी थी और इमरान खान ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकी भरे लहजे में उन्हें देख लेने को कहा था। यानी कि जज को कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। दरअसल इमरान खान की पीटीआई पार्टी के नेता शहबाज गिल को पिछले साल राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, बीते साल 17 अगस्त को पुलिस ने इनकी रिमांड बढ़ाने की भी मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। बहरहाल इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होने वाली है? क्या इमरान की गिरफ्तारी शहबाज बदले की भावना से कर रहे हैं? दोस्तों क्या लगता है आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां कोरोना ने छीना बाजार। अब चीनी माल पर भारत की स्ट्राइक, यूज एंड थ्रो को मात देने की बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ, भारत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की तैयारी में है जो यूज एंड थ्रो के पश्चिमी मॉडल पर भारी पड़े। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया की नजरें अब आईटी सर्विस से प्रोडक्शन की ओर बढ़ने पर है। एससीएमपी के अनुसार चीन का सप्लाई चेन जीरो कोविड पॉलिसी के चलते गड़बड़ हो गया है। ऐसे में बीजिंग के प्रति हुई विश्वास की कमी का फायदा उठाने के लिए भारत तैयार है। कोरोना के दौरान ड्रैगन की सख्त नीतियों के चलते एप्पल और फॉक्सकॉन जैसे बड़े फर्म्स अब विकल्प की तलाश में है। मालूम होगी द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी एससीएमपी हांगकांग में स्थित
अंग्रेजी भाषा की न्यूज पेपर है। अखबार का संडे एडिशन भी आता है जिसे संडे मॉर्निंग पोस्ट के तौर पर जाना जाता है और इसका मालिकाना चीन के अलीबाबा ग्रुप के पास है। जी हाँ, एपिक फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत पिछले साल ही हुई। एपिक के चेयरमैन अजय चौधरी हैं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध बना गले की हड्डी। अगर हार गया तो रूस का क्या होगा दोस्तों, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है पुतिन के लिए और इसी बात को लेकर पुतिन टेंशन में भी है। बता दें यूक्रेन पर रशिया के हमले को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शुरू में लग रहा था कि रशिया बड़ी आसानी से यूक्रेन पर फतह हासिल कर लेगा, लेकिन यूक्रेन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। अब दुनिया भर के विशेषज्ञ रशिया और यहाँ के राष्ट्रपति पर सवाल उठाने लगे हैं और इस बीच एक पूर्व रूसी डिप्लोमेट ने रूसी राष्ट्रपति का भविष्य को लेकर आशंका जाहिर की है। इस डिप्लोमेट का कहना है कि अगर पुतिन अपनी शर्तों पर यह युद्ध जीतने में सफल नहीं हुए तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ सकता है। बता दें इस रूसी डिप्लोमेट का नाम बोरिस बोंडारेव है। वो रशिया के जेनेवा डिप्लोमेटिक मिशन में बतौर आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट के रूप में काम करते थे। जब पिछले साल रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो बोरिस ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। बोरिस ने कहा कि पुतिन को हटाया जा सकता है, वो कोई सुपर हीरो नहीं है और उनके पास सुपर पावर भी नहीं है, वो बस एक साधारण तानाशाह है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम इतिहास में देखें तो ऐसे तानाशाह समय समय पर हटाए जा चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आखिर वो क्या बड़ी वजह रही होगी कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध तो शुरू किया दोस्तों, आक्रमण तो किया, लेकिन आज तक वो आक्रमण करता ही रह गया और कोई रास्ता नहीं खुला अभी तक, ना जीत ना हार। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, लेकिन वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया नीचे लाइक का बटन होगा, वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन के खिलाफ यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ, परमाणु पनडुब्बी समझौते का किया ऐलान। बताते हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को अमेरिका के सैन डिएगो में एक शिखर सम्मेलन के बाद ये घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र व मुक्त रखने के लिए उठाया गया है। अल्बनीज और सुनक के साथ सैन डिएगो में जो बाइडेन ने कहा कि 2030 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के समर्थन और अनुमोदन के साथ अमेरिका 3 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा, अगर जरूरत हुई तो 2 और पनडुब्बियां बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 8 SSN ऑकस सबमरीन बनाएंगे जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये पहली बार है जब तकनीक देने को अमेरिका राजी हुआ है। जी हाँ, और चीन को घेरने के लिए 20,19,000 करोड़ की ये डील की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है चाइना के लिए और चाइना इस पर बौखलाएगा जरूर दोस्तों, ये निश्चित है, क्योंकि उसके खिलाफ ही इतना बड़ा अमाउंट इस डील में दिया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, क्या आप इस डील का समर्थन करेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां PFI के खिलाफ NIA की पहली चार्जशीट, भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, नफरत फैलाने का बड़ा आरोप। बता दें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 2 गिरफ्तार सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ये आरोप पत्र राजस्थान में संगठन द्वारा चलाई जा रही उग्रवादी गतिविधियों और एजेंडे से संबंधित मामले में दाखिल किया गया है। NIA के एक प्रवक्ता ने बताया है कि सोमवार को कोटा के मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ और राजस्थान के 12 के सादिक सर्राफ पर यहाँ की एक विशेष अदालत में भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने कहा है कि यह मामला आपराधिक साजिश की जांच के सिलसिले में दर्ज किया गया था, जिसे PFI सदस्यों द्वारा भोले भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाकर उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देकर भारत में विभिन्न समुदायों के बीच खाई पैदा करने के उद्देश्य से रचा गया था। और इन पर आरोप है दोस्तों कि ये लोग भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रच रहे थे। बहरहाल बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां MEA की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने में नहीं दिखाई गंभीरता। जी हां, भारतीय विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ने भी पड़ोसी देश की हरकतों की पोल खोल दी है। सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जारी की, जिसमें मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद में कोई कमी नहीं
आई है। साथ ही इसमें 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में इस्लामाबाद द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की गंभीरता न दिखाने की बात भी कही गई है। विदेश मंत्रालय ने 2022 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने और अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रचार करने में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर पाकिस्तान के सभी कार्यों और बयानों को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सभी देशों के बीच एक बड़ी समझ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इससे जुड़े मामले देश के आंतरिक मामले हैं। अपनी सालाना रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के परिवारों को न्याय दिलाने में अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है और वो इसे लटकाए रहने की रणनीति में लगा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ एक और दोस्त देश रूसी सुरक्षा संधि से बाहर निकलने का किया ऐलान। बता दें, आर्मेनिया ने रशिया के प्रभुत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO को छोड़ने का ऐलान किया है। इस संगठन को नाटो की तर्ज पर सोवियत संघ के देशों के बीच बनाया गया था। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने आरोप लगाया है कि रशिया के प्रभुत्व वाले सुरक्षा गठबंधन ने अजरबैजान के साथ दुश्मनी के बीच उनके देश को अकेला छोड़ दिया है। पशिन्यान नागोर्नो काराबाख की लड़ाई के दौरान CSTO की निष्क्रियता को लेकर रशिया की आलोचना करते रहे हैं। आर्मेनिया ने हाल में ही भारत के साथ हथियारों की बहुत बड़ी डील की है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां चाइना किलर तोप को महाशक्तिशाली बनाएंगे अमेरिका और भारत, दुश्मन के घर में तबाही मचाएगी M777। जी हां, बता दें भारत और अमेरिका उन संभावनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं जिसके जरिए लंबी रेंज और ज्यादा बड़े बैरल वाली M777 155 mm तोप को तैयार किया जा सके। फिलहाल यूके की सेना इस तोप का ट्रायल कर रही है और इसकी अधिकतम रेंज करीब 24.7 किलोमीटर है। बिना किसी सहायता के ये तोप 2 राउंड में 24 किलोमीटर से ज्यादा फायर कर सकती है। भारत में इस तोप को BAE सिस्टम्स की तरफ से बनाया जाएगा। BAE सिस्टम के मैकेनिजिंग डायरेक्टर रवि निरगुदकर ने बताया कि इस दिशा में बातचीत जारी है और दोनों ही पक्ष इसके फायदों और नुकसान के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस नए इनिशिएटिव के लिए अपने भारत को और अमेरिका दोनों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां हर एक PM पद से हटते ही बन जाता है अपराधी और आतंकी। जी हां, भारत में ऐसा क्यों नहीं है? बता दे, पाकिस्तानी मीडिया में अब उठने लगे हैं ऐसे सवाल। बता दे, पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया में इन दिनों पाकिस्तान सरकार पर हमले हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि एक साथ 1947 में आजाद होने वाला भारत लगातार आर्थिक तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान लगातार रसातल में क्यों जा रहा है। इसके साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में राजनैतिक शत्रुता इतनी क्यों बढ़ रही है कि हर प्रधानमंत्री पद से हटते ही चोर, बेईमान, आतंकी और विद्रोही दिखने लगता है। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि हर प्रधानमंत्री पद से हटते ही आतंकी बन जाता है, दुष्ट बन जाता है, चोर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, सही समझा आपने। इन दिनों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जिस प्रकार से शिकंजा कसता जा रहा है, इसको लेकर के दोस्तों पूरे पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान से पहले नवाज शरीफ के साथ भी दोस्तों ये चोर वाली बात हुई थी, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। और लगातार उससे पहले राष्ट्रपति की बात करें और भी प्रधानमंत्रियों की बात करें जो पाकिस्तान में रह चुके हैं और उन पर कानूनी शिकंजे कसते गए हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर नहीं रुक रही है, क्योंकि इतनी बात तो मीडिया जरूर करेगी पाकिस्तान की, लेकिन दोस्तों भारत को लेकर और भारत से कंपेयर कर रहे हैं कि भारत में ऐसा क्यों नहीं है, भारत के प्रधानमंत्रियों पर ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए जाते हैं जो पद से हटते हैं, और भारत लगातार आर्थिक तरक्की क्यों कर रहा है जबकि हम दोनों एक साथ आजाद हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान के इस छोटे से सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम भी देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता पाकिस्तान को। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां ब्रिटेन के रुख में बदलाव, पहली बार UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का किया समर्थन। बता दे, ब्रिटेन ने सोमवार को संसद में पेश की गई अपनी रक्षा एवं विदेश नीति संबंधी ताजा समीक्षा के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और उसमें भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करने को पहली बार मजबूत प्रतिबद्धता जताई। इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023 रेस्पॉन्डिंग टू अ मोर कंटेस्टेड एंड वॉलेटाइल वर्ल्ड यानी समेकित ताजा समीक्षा 2023 एक अधिक प्रतिस्पर्धी और अस्थिर दुनिया के संबंध में प्रतिक्रिया 2021 की समीक्षा IR 2021 से आगे की बात करती है। IR 2021 में हिंद प्रशांत को लेकर तथा कथित
व्यवस्थित झुकाव दिखाई दिया था। सरकार का मानना है कि हिंद प्रशांत अब केवल झुकाव नहीं बल्कि ब्रिटेन की विदेश नीति का एक अस्थायी स्तंभ है और ब्रिटेन भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को क्यों कह डाला कम पढ़ा लिखा, कहा कोई भी बना सकता है बेवकूफ। बता दें दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को उन्होंने राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम ने इस दौरान आपको यानी आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में पेश करते हुए राज्य की जनता से एक मौका देने की अपील की है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उन्हें लगा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम कम पढ़ा लिखा हो तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ भोपाल पहुंचे केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से एक मौका देने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की खूब तारीफ की और कहा कि अच्छा काम करने से रोकने के लिए दोनों को जेल में डाल दिया गया। बहरहाल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी को कम पढ़ा लिखा बताया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसे में क्या पीएम पद पर बैठे किसी भी राजनेता को दोस्तों इस प्रकार की वर्ड से इस प्रकार के सेंटेंस से संबोधित करना कितने हद तक केजरीवाल के लिए गलत है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में कटौती, कहा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि Z+ सुरक्षा कवर के बजाय अब उनकी सुरक्षा के लिए एक निजी सुरक्षा अधिकारी यानी PSO तैनात किया जाएगा। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनकी सुरक्षा इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे और केंद्र की अग्निवीर योजना पर बात की थी। मलिक जम्मू और कश्मीर के अलावा मेघालय और गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे और इसी साल जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। बहरहाल दोस्तों सत्यपाल मलिक को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करते हैं, जहां 1 अप्रैल से लागू होगा न्यू NPS रूल, पैसा निकालने से पहले अपलोड करना होगा ये डॉक्यूमेंट। बता दें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से संबंधित एक नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। ये नियम पैसा विड्रॉल करने से जुड़ा हुआ है और बदले गए नियम के तहत सब्सक्राइबर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी हो जाएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए बिना सब्सक्राइबर्स NPS से रुपया विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। PFRDA की ओर से 22 फरवरी को इसका सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सब्सक्राइबर्स को KYC डॉक्यूमेंट्स देना मैंडेटरी होगा। पेंशन अथॉरिटी ने नोडल ऑफिसर्स और सब्सक्राइबर्स को ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अपलोड करने को कहा है और इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती मिलती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम का पैसा रुक सकता है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए। दोस्तों आप किस पर क्या निजी राय होगी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।